Hello students, today we discuss chapter Force and Friction of class 8. Firstly, I tell the meaning of force. Push and pull on an object in a particular direction, that is known as force. Push करना किसी object को pull करना एक particular direction में, that is known as force. And friction, the action of an object rubbing against the another object. एक ऑब्जेक्ट का एक्शन जो रब कर रहा है अगेंस्ट द अनदर ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन. जैसे किसी भी फ्लोर पर इरेगुलरिटीज हैं, जो भी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे बॉल है उस पर मूवमेंट कर रहा है, तो वो इरेगुलरिटीज बॉल की मूवमेंट को स्टॉप कर देंगी, दैट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स. नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट द यूनिट्स ऑफ फोर्स. जब भी हम फोर्स को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट्स होती हैं न्यूटन. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स इज ए पुश एंड पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. इट कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने में हेल्प करती है. जैसे प्रैम होता है, यदि हम प्रैम पर फोर्स अप्लाई करें तो वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है. प्रैम होता है जिसमें हम बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, दैट इज नोन एज प्रैम, छोटे बेबी को. नेक्स्ट वन, इट कैन मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. फोर्स से एक ऑब्जेक्ट फास्टली मूव करने लगता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. जैसे हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करें पेडल्स ऑफ बाइसाइकिल, देन बाइसाइकिल मूव फास्टर. नेक्स्ट वन, इट कैन स्लो डाउन एंड स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स एक किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है, स्लो डाउन कर सकती है. जैसे गोल कीपर है, that can stop and slow down the football by applying the force at the net. गोलकीपर है, वो नेट के पास फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई करे तो उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर सकता है और उसको स्टॉप भी कर सकता है. नेक्स्ट वन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने में भी हेल्प करते हैं. जैसे फुटबॉल गेम होती है, फुटबॉल गेम में जो प्लेयर्स होते हैं दे किक द फुटबॉल इन डिफरेंट डायरेक्शन. इन दिस वे फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. नेक्स्ट वन, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट की साइज और शेप को चेंज करने में भी हेल्प करती है. जैसे रबर बैंड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, यदि हम उनको स्ट्रेच करते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, इट कैन चेंज देयर शेप. नेक्स्ट वन, आई टेल यू अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. जो भी फोर्स की स्ट्रेंथ है दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड. जितनी भी फोर्स की स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड. फर्स्टली आई टेल यू अबाउट इफ टू फोर्स आर अप्लाई इन द सेम डायरेक्शन. दो फोर्स एक सेम डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है तो हम उनके सम कर देते हैं, दैट इज द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जैसे एक बड़ा लेक्चर स्टैंड है, यदि दो पर्सन उसको मूवमेंट कर रहे हैं, एक पर्सन अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन फोर्स और एक पर्सन कर रहा है 8 न्यूटन फोर्स, तो हम दोनों को सम कर देते हैं. तो टोटल फोर्स, टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या हो जाता है? 80 न्यूटन. नेक्स्ट आई टेल यू, इफ टू पर्सन अप्लाई फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. यदि एक लेक्चर स्टैंड है, एक पर्सन एक साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा है और एक दूसरा पर्सन दूसरी साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो हम दोनों के फोर्स को डिफरेंस कर लेते हैं और देन वी कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. लाइक एक पर्सन है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है एक साइड से और एक पर्सन दूसरी साइड से 8 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो हम उसका डिफरेंस कर लेंगे 8 न्यूटन, तो टोटल मैग्नीट्यूड फोर्स का होगा 2 न्यूटन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट, यदि हम मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं किसी भी फोर्स का तो उसके इफेक्ट्स पर भी चेंज हो जाता है. यदि हम किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे, कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो जो उसके इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट आउट टाइप्स ऑफ फोर्स. 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट. ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट से
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो, हमारी बॉडी का टच हो उसके साथ, दैट इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स. और नॉन कांटेक्ट फोर्स इज दैट फोर्स दैट अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट एंड डू नॉट रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट. जो फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर ना करे, दैट इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. Gravitational force, that force one object pulls towards the another object. एक ऑब्जेक्ट अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को पुल करे, that is known as gravitational force. One object pulls the another object towards itself, that is known as gravitational force. जैसे अर्थ है, अर्थ भी सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे ये चौक है, चौक का पीस है, मैं उसको ऊपर की ओर थ्रो करूंगी और वो अर्थ की ओर नीचे गिरेगा ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. और ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सेम इन ऑल द प्लेसेस. सारे प्लेसेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होता. जैसे मून है, मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होता है एज कंपैरिजन टू अर्थ. And the gravitational force of the moon is about 1/6 that of Earth. अर्थ पर यदि हमारा वेट 60 kg होता है, तो मून पर हमारा वेट 10 kg होगा, क्योंकि हमारा वेट का फॉर्मूला होता है mg. मास हर जगह सेम होता है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होता. मास सेम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा. इसलिए जो मास है वो हर जगह सेम होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह अलग होता है. और मून का द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज अबाउट 1/6 दैट ऑफ द अर्थ. हमारे मून पर वेट 10 kg होगा और अर्थ पर 60 kg होगा. यदि हमारा वेट अर्थ पर 60 kg है, तो मून पर उसका 6th पार्ट होगा. 6th पार्ट इज 10 kg. Is it clear? Next one I tell you about electrostatic force. Electrostatic force, the force between two electrical charges. दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यदि मैं एक एग्जांपल दूं आपको इसका, हमने एक प्लास्टिक कॉम्ब ली, प्लास्टिक कॉम्ब को हमने अपने ड्राई हेयर के साथ रब किया और उसी स्केल को, उसी प्लास्टिक स्केल को हम जल्दी से किसके पास लेकर आएंगे? टीनी बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े को पास लेकर आएंगे. तो द बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, दे आर अट्रैक्ट टू द प्लास्टिक. वो पेपर के टुकड़े फटाफट से प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर देंगे, दैट ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक force. Again I tell you about when we plastic scale rubbing with dry hairs and they are hold close to the teeny bits of paper, and then teeny bits of paper are attract to the plastic scale due to the electrostatic force. Next one I tell you about magnetic force. Magnetic force is that force exerted by मैग्नेट टू अनदर मैग्नेट. एक मैग्नेट जो फोर्स अप्लाई करता है दूसरे मैग्नेट पर या किसी भी मेटल पर, आयरन पर, कोबाल्ट पर, निकल पर, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट फोर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स: अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स. अप्लाइड फोर्स, when we apply force to do work, काम करने के लिए जो फोर्स अप्लाई की जाती है, that force is known as applied force. जैसे हम शोल्डर्स पे बैग को उठाते हैं, लिफ्टिंग ए बैग ऑन द शोल्डर्स, पैडलिंग ए बाइसाइकिल, दैट इज नोन एज अप्लाइड फोर्स. और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज नोन एज टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स. एग्जाम्पल इज मैकेनिकल फोर्स एंड मस्कुलर फोर्स. नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज दैट फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन, जो मोशन को स्टॉप करे, रेजिस्ट करे, रोके, रेजिस्ट करे. व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं और एक के मोशन को स्टॉप करे, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रही हूँ, हम एक बॉल को किक करते हैं और वो कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल करके
वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से दैट कैन स्टॉप एंड स्लो डाउन। नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कारण होता है फ्रिक्शनल फोर्स का? ड्यू टू द इरेगुलरिटीज, जहां भी रफनेस होगी, इरेगुलरिटीज होगी, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जो रफ सरफेस होगा उस पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा और जो स्मूथ सरफेस होगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा। और जब इन इरेगुलरिटीज होती हैं दो सरफेसेस के बीच में, तो वो इरेगुलरिटीज एक दूसरे को इस तरह से इंटरलॉक कर लेती हैं, इंटरलॉक करते हैं, जिसके कारण से उसका मोशन, उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। दैट इज द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन आई टेल यू अबाउट causes of frictional force. Due to the irregularities, frictional force is produced. Rougher surface have more friction, smooth surface less friction. When irregularities present between two surfaces and they are interlocked with each other, दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में आते हैं और उन दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज हैं, तो वो एक दूसरे का इरेगुलरिटीज इंटरलॉक कर लेती हैं। इन दिस वे दे प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शनल force. Next, I tell you about factor affecting the friction. Two factors we discuss that affect the friction. First one, the nature of the surfaces come in contact. If the surface is rough, the friction is more. If the surface is smooth, friction is less. यदि सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा और यदि सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन लेस होगा, कम होगा। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, हैवी ऑब्जेक्ट है, इट एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शन। इफ द वेट इज लेस, इट एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन। जैसे मैं एक एक्टिविटी बता रही, एक टेबल पर एक हमने बुक रखी है और हम बुक को पुश कर रहे हैं और वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी बुक, और यदि हम उस बुक के ऊपर एक बुक और रख दें, उसका वेट इंक्रीज करते चले जाएं और हम उसे फिर से पुश करें, तो उसका जो मोशन है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इट मीन्स हैवियर द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन इज मोर। इफ वेट इज लेस, देन द फ्रिक्शन इज लेस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: sliding friction, rolling friction, drag. Sliding friction, the force exerted by an object slides over a surface of a stationary object. And like example, a child slide in a playground. That is known as sliding friction. स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर स्लाइड करे, दैट इज नोन एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन एक ऑब्जेक्ट दूसरे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पर रोल करे, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे एक मार्बल है दैट रोल्स ऑन ए फ्लोर, फ्लोर पर रोल करे, दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। द फोर्स एक्सर्टेड बाय विच ए ऑब्जेक्ट rolls over a surface of a stationary object. Third one is drag, the friction offered by air and water, that is known as drag. And aeroplanes also move a high speed in the air, that air also offer a friction force, that is known as drag. एरोप्लेन बहुत हाई स्पीड पे मूवमेंट करता है और उसके मोशन को अपोज करने के लिए एयर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करती है, दैट इज नोन एज ड्रैग्स। और शिप्स हैं, बोट्स हैं, दे आल्सो एक्सपीरियंस ए ड्रैग व्हेन दे मूव इन ए वाटर। यदि वो वाटर में मूव करती हैं वो भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती हैं, दैट इज नोन एज ड्रैग। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट कार, एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट डिजाइन इन ए स्पेशल शेप। वो एक स्पेशल शेप के अंदर डिजाइन किए जाते हैं, दैट शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप। एंड स्ट्रीमलाइन शेप इज वेरी यूजफुल फॉर दीज कार, एरोप्लेन, शिप एंड बोट्स बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द ड्रैग। वो ड्रैग को, फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए हेल्पफुल होती है, जिसके कारण से एरोप्लेन, शिप, बोट आसानी से मूव करते हैं। एरोप्लेन आसानी से मूव करता है इन द एयर, शिप और बोट आसानी से मूव कर जाती हैं इन द वाटर। एंड नेक्स्ट थिंग आई टेल यू अबाउट बर्ड्स एंड
fishes. Birds and fishes also have a streamlined shape to reduce the drag. So birds are easily to fly in the air. इसलिए बर्ड्स आसानी से एयर के अंदर फ्लाई कर सकते हैं और फिशेज हैं वो आसानी से स्विम करती हैं इन द वाटर बिकॉज दे हैव ए स्पेशल शेप. दैट शेप इज नोन एज स्ट्रीमलाइन शेप. नेक्स्ट वन I tell you about advantages of friction. First point, friction present between paper and pencil that enables us to draw and write on paper. यदि friction पेंसिल और पेपर के बीच में प्रेजेंट है तो हम आसानी से पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, if the friction present between feet and ground, we are easily stand, run and walk on the ground without slipping. यदि फ्रिक्शन हमारे फिट और ग्राउंड के बीच में प्रेजेंट है तो हम आसानी से चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग. नेक्स्ट वन, थर्ड पॉइंट, if the friction present between roads and tires of vehicle, then vehicle easily move on the road without skidding. बिना स्किड किए व्हीकल आसानी से रोड पर मूव कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, if the friction present between hand and object, then our hand hold the object with a better grip. यदि हैंड के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में एक बेटर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो हम अच्छे तरीके से एक ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं? फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन स्टॉप एंड स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यदि इरेगुलरिटीज हैं एक सरफेस पे तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देगा या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, स्टॉप भी कर देता है और स्लो डाउन भी करता है. नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीट. हीट की प्रोडक्शन होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन. जैसे मशीन्स के पार्ट्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शंस हैं तो दे कॉज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी की बहुत सारी वेस्टेज होती है इफ द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पार्ट्स ऑफ मशीन एंड दीज एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. नेक्स्ट वन, आई टेल यू, फ्रिक्शन कॉजेज वियर्स एंड टीयर्स. फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट हो जाती है. जैसे इरेजर है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. इरेजर है, यदि इरेजर को हम बार बार यूज करेंगे दैट इरेजर इज वियर्स आउट. नेक्स्ट वन, आई टेल यू अबाउट द मेथड्स बाय विच फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड. फर्स्ट पॉइंट, बाय ऑयलिंग, बाय पेंटिंग, बाय पॉलिशिंग, बाय ग्रीसिंग एंड टू मेक द सरफेस स्मूथ. And second point, by using a device that used in a certain machines. That device is known as ball bearing. इस ball bearing machine डिवाइस को हम कुछ मशीन्स के अंदर यूज करते हैं. ये एक मेटल बॉल की तरह होती है एंड दैट प्लेस्ड बिटवीन टू मेटल रिंग्स. और जिसको दो मेटल रिंग्स के बीच में रखा जाता है. जब वो दो मेटल रिंग्स रोटेट करती हैं तो ये मेटल की बॉल भी उसके अंदर रोल करती है जिसके कारण से फ्रिक्शन कम हो जाता है. सो इन दिस वे बॉल बेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. नेक्स्ट वन, द मेथड्स बाय विच फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज. फर्स्ट पॉइंट, द टायर्स ऑफ व्हीकल, ट्रीड्स एंड सोल्स ऑफ शूज हैव ग्रूव्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. उनके सोल्स पे ग्रूव्स होते हैं, टायर्स ऑफ व्हीकल्स पे भी ग्रूव्स होते हैं ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके और आसानी से हम मूव कर सके ऑन द रोड. नेक्स्ट वन, शूज ऑफ माउंटेनर्स. माउंटेनर्स के शूज पर स्पाइक्स बने होते हैं टू गेट द बेटर ग्रिप ऑन आइस. आइस पे आसानी से ग्रिप करने के लिए, आसानी से मूव करने के लिए माउंटेनर्स के शूज पर स्पाइक्स बने होते हैं. नेक्स्ट वन, the handles of cricket and tennis bats also made up of rough material to get the better grip like our ball pen also. Ball pen, starting point of ball pen also made up of a rough material. So we get better grip to hold the pen. In this way we increase the
friction. Thanks for watching.